घटना गुजरात के वडोदरा की है। यहीं पर 20 साल की एक लड़की अपनी मां के साथ रहती थी। उस दिन वह अपने घर में बिल्कुल अकेली थी। परिवार के बाकी लोग अपने अपने काम पर गए हुए थे। लेकिन जब शाम को सभी घर लौटे तो देखा कि बेटी घर में नहीं है। पहले तो लगा कि शायद वह किसी काम से बाहर गई होगी, लेकिन समय बीतता गया और उसका कहीं कोई पता नहीं चला। देखते ही देखते पूरे गांव के लोग उसकी तलाश में निकल पड़े, क्योंकि वह थी ही ऐसी, पूरे गांव की चहेती थी। उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि जो भी उसे जानता था उसकी गुमशुदगी की खबर सुनकर बेचैन हो उठा। आगे जब आपको उसके बारे में पता चलेगा तो शायद आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। इतना ही नहीं, उसे ढूंढने के लिए गांव वालों ने अपने स्तर पर 5.5 लाख रुपए तक इकट्ठा कर लिए थे। उधर यह मामला जांच एजेंसियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन चुका था। इसी बीच जांच कर रहे अधिकारियों ने एक ऐसा दांव खेला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने मीडिया के जरिए एक ऐसी खबर फैला दी जो वास्तव में सिर्फ एक अफवाह थी। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, वही अफवाह सच साबित हो गई और आखिरकार जब इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आई तो जिसने भी उसे जाना उसकी आंखें नम हो गईं। यकीन मानिए, यह पूरी घटना आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। इस कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के वडोदरा जिले की पादरा तालुका के एक छोटे से गांव चांदसद से। इसी गांव में 20 साल की खुशबू जानी अपनी मां हेमा के साथ रहती थीं। खुशबू पढ़ाई में काफी अच्छी थीं और आगे बढ़कर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती थीं। उस समय वह वडोदरा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से बीकॉम के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रही थीं। स्वभाव से वह बेहद शांत, मिलनसार और होनहार थीं। लेकिन खुशबू की जिंदगी की शुरुआत आसान नहीं थी। बचपन से ही उनकी जिंदगी संघर्षों से भरी रही। जब खुशबू महज 11 महीने की थीं, तभी उनके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। उस समय उनकी बड़ी बहन तेजल सिर्फ 4 साल की थीं। पति के गुजर जाने के बाद मां हेमा ने अपनी दोनों बेटियों के भविष्य के लिए दिन रात कड़ा संघर्ष किया। लेकिन समय के साथ बेटियों की परवरिश, सामाजिक सुरक्षा और उनके सुरक्षित भविष्य को देखते हुए उन्हें समाज और परिवार के सहयोग से दूसरा विवाह करने का कठिन फैसला लेना पड़ा। इसके बाद हेमा की शादी शैलेश जानी से हुई। शैलेश जानी एक निजी कंपनी में कर्मचारी थे। उन्होंने खुशबू और तेजल को कभी सौतेला नहीं समझा, बल्कि हमेशा अपनी सगी बेटियों की तरह नाम, हक और भरपूर स्नेह दिया। समय बीतता गया। आगे चलकर खुशबू की बड़ी बहन तेजल को इसी गांव के रहने वाले कल्पेश पटेल से प्रेम हो गया। बाद में दोनों परिवारों की रजामंदी से उनकी शादी हो गई और तेजल अपने ससुराल में रहने लगी। दिसंबर 2019 में घटना के समय खुशबू अपने सौतेले पिता शैलेश जानी और मां हेमा जानी के साथ वडोदरा शहर के सुभानपुरा इलाके में रहती थीं। चूंकि शैलेश जानी की नौकरी शहर में थी और खुशबू की कॉलेज की पढ़ाई भी वहीं से चल रही थी, इसलिए पूरा परिवार सुभानपुरा में ही रहता था। हालांकि उनकी बड़ी बहन तेजल का ससुराल चांदसद गांव में होने के कारण खुशबू का अपने पुश्तैनी गांव आना जाना लगा रहता था। अब बात करते हैं 11 दिसंबर 2019 बुधवार की। उस दिन भी सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। रोज की तरह खुशबू सुबह कॉलेज की क्लास अटेंड करने गईं और दोपहर में वापस घर लौट आईं। इसके बाद उन्हें पादरा टाउन में ट्यूशन क्लास के लिए जाना था। उधर उनकी मां हेमा जानी भी रोज की तरह अपनी नौकरी पर चली गई थी। शाम को जब हेमा काम से घर लौटी तो उन्होंने देखा कि घर का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद है। इससे उन्हें लगा कि खुशबू किसी काम से बाहर गई होगी। उन्हें ज्यादा चिंता भी नहीं हुई, क्योंकि कभी कभी ट्यूशन खत्म होने में देर हो जाती थी। इसीलिए हेमा घर के अंदर चली गईं और रोज की तरह रात के खाने की तैयारी करने लगी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और खुशबू अब तक घर नहीं लौटी थी। आखिरकार उन्होंने बेटी को फोन मिलाया। उन्होंने सोचा कि पूछ लें आखिर वह कहां है। लेकिन जैसे ही फोन लगाया तो पता चला कि खुशबू का मोबाइल भी बंद है। यहीं से हेमा की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने तुरंत अपनी बड़ी बेटी तेजल को फोन किया और पूछा, क्या खुशबू ने कहीं जाने के बारे में तुम्हें कुछ बताया था? यह सुनकर तेजल भी हैरान रह गई। उनका ससुराल भी गांव में ही कुछ दूरी पर था, इसलिए वह तुरंत मायके पहुंच गईं।
उन्होंने बताया कि दोपहर में उन्हें बैंक में कुछ काम था। जब खुशबू कॉलेज से घर लौटी तो वह उसे अपने साथ बैंक ले गई थी। बैंक का काम पूरा होने के बाद वह खुद खुशबू को घर छोड़कर अपने ससुराल वापस चली गई थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि खुशबू ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। अगर उन्हें कहीं जाना होता या घर लौटने में देर होती तो वह घर पर एक फोन जरूर कर देती थी, लेकिन इस बार उनका मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। फिलहाल यह बात सिर्फ परिवार और कुछ करीबी लोगों तक ही सीमित थी। सभी को उम्मीद थी कि शायद खुशबू किसी काम से वडोदरा शहर चली गई हो, जो चांसद गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर था और जहां वह अक्सर बस से आया जाया करती थीं। यही सोचकर हेमा जानी, उनकी बेटी तेजल और दामाद कल्पेश गांव के बस स्टॉप पहुंच गए। उन्हें लगा कि अगर खुशबू वडोदरा गई होगी तो लौटते समय उसकी बस यहीं आएगी। तीनों काफी देर तक बस स्टॉप पर उसका इंतजार करते रहे। इस दौरान बार बार उसके मोबाइल पर कॉल भी करते रहे, लेकिन हर बार वही जवाब मिला। समय तेजी से बीतता गया। वडोदरा से आने वाली आखिरी बस भी गांव पहुंच गई, लेकिन उसमें भी खुशबू नहीं थी। इसके बाद परिवार ने खुशबू के करीबी दोस्तों से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि सुबह कॉलेज की क्लास के बाद से उन्होंने खुशबू को नहीं देखा। फिर उस ट्यूशन सेंटर में भी पता किया गया जहां वह रोज पादरा टाउन पढ़ने जाती थी, लेकिन वहां से जो जानकारी मिली उसने पूरे परिवार की चिंता और बढ़ा दी। उस दिन खुशबू ट्यूशन पहुंची ही नहीं थी। अब परिवार की चिंता डर में बदल चुकी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर खुशबू गई कहां। अगली सुबह तक पूरे चांसद गांव में यह खबर फैल चुकी थी कि गांव की 20 साल की एक लड़की अचानक लापता हो गई है। इसी दौरान परिवार ने घर को ध्यान से देखा तो एक और बात सामने आई। खुशबू कॉलेज से लौटने के बाद अपनी किताबें और नोटबुक्स घर पर ही छोड़ गई थीं। सब कुछ वैसे ही रखा था। परिवार के अनुसार खुशबू का किसी लड़के के साथ प्रेम संबंध भी नहीं था, न ही गांव में किसी से उसकी ऐसी दोस्ती या दुश्मनी थी जिस पर किसी को शक हो। घर में उसके कपड़े, जरूरी सामान और बाकी कीमती चीजें भी अपनी जगह पर रखी थीं। इसलिए यह संभावना भी कम लग रही थी कि वह अपनी मर्जी से किसी के साथ कहीं चली गई हो। उधर जैसे जैसे गांव में यह खबर फैलती गई, लोग भी खुशबू की तलाश में जुट गए। परिवार और गांव के कई लोग वडोदरा शहर तक पहुंचे। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर उसकी तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछताछ की गई। लगातार 3 दिनों तक खोजबीन चलती रही, लेकिन खुशबू का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार 14 दिसंबर 2019 को परिवार पादरा पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होते ही पादरा पुलिस हरकत में आ गई। सबसे पहले खुशबू का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाया गया। पुलिस ने उनकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाए और मोबाइल की आखिरी लोकेशन खंगालनी शुरू की। जांच की जा रही थी कि खुशबू ने आखिरी बार किससे बात की थी, उनका फोन आखिरी बार कहां एक्टिव था और आखिर कब बंद हुआ। इधर पुलिस की पूछताछ और जांच जारी थी। तभी इसी गांव में एक और घटना घटी। दरअसल 14 दिसंबर 2019 की शाम चांसद गांव के कुछ ग्रामीण रोज की तरह अपने खेतों में काम कर रहे थे। खेतों के पास ही एक तालाब था जो नारायण सरोवर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्थित था। इसी दौरान एक ग्रामीण की नजर तालाब के पानी में तैर रही एक संदिग्ध चीज पर पड़ी। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि वह क्या है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे ऐसा लगा जैसे किसी इंसान का पैर पानी के ऊपर दिखाई दे रहा हो। यह देखते ही वह घबरा गया और जोर जोर से आवाज लगाकर आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों को बुलाने लगा। कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में पादरा पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अधिकारियों ने कैमरे की मौजूदगी में उस पैकेट को खोलना शुरू किया। सबसे पहले प्लास्टिक की परत हटाई गई। उसके अंदर एक मोटा कंबल मिला। कंबल के साथ एक साड़ी और काले रंग की शर्ट भी लिपटी हुई थी। जब ये सारी परतें हटाई गईं तो अंदर एक महिला का शव मिला। उसके हाथ और पैर नायलॉन की रस्सी से बंधे हुए थे। शव कई दिनों तक पानी में पड़े रहने की वजह से बुरी तरह खराब हो चुका था, इसलिए पहली नजर में उसकी पहचान करना आसान नहीं था। अब इसके बाद पुलिस ने तालाब और उसके आसपास के पूरे इलाके की बारीकी से तलाशी ली।
उम्मीद थी कि शायद कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे मृतका की पहचान हो सके या आरोपी तक पहुंचने का कोई सुराग मिल सके। हालांकि मौके पर मौजूद लगभग हर व्यक्ति के मन में एक ही सवाल चल रहा था। 11 दिसंबर को इसी गांव से एक 20 साल की लड़की लापता हुई थी और अब ठीक 3 दिन बाद उसी गांव के तालाब से एक युवती का शव मिला था। कहीं यह खुशबू जानी तो नहीं थी? शुरुआती जांच पूरी होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए पादरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया। वहीं घटनास्थल से मिले प्लास्टिक, कंबल, काले रंग की शर्ट, साड़ी और बाकी सभी सामान की पुलिस ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवाई। बाद में इन वस्तुओं की तस्वीरें सोशल मीडिया और स्थानीय नेटवर्क के जरिए भी साझा की गईं, ताकि अगर कोई इन्हें पहचानता हो तो पुलिस को इसकी जानकारी दे सके। उधर स्वास्थ्य केंद्र में खुशबू की मां हेमा जानी और उनकी बड़ी बहन तेजल शव की पहचान के लिए पहुंची। शव की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि चेहरे से उसकी पहचान करना लगभग असंभव था। लेकिन वहां मिले कपड़ों और अन्य सामान को देखकर दोनों समझ गईं कि यह खुशबू ही है। यह देखते ही मां और बहन खुद को संभाल नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। खुशबू की मौत की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों का गुस्सा अब चरम पर था। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर इतनी मासूम लड़की की इतनी बेरहमी से हत्या किसने की। गांव वालों ने कैंडल मार्च निकाला और प्रशासन से मांग की कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इतना ही नहीं, गांव के लोगों ने आपस में चंदा भी इकट्ठा किया। जिसने जितना बन पड़ा उसने उतना योगदान दिया। इस तरह करीब 5.5 लाख रुपए जमा हुए। फैसला किया गया कि जो भी व्यक्ति आरोपी तक पहुंचने में मदद करने वाली पक्की जानकारी देगा, उसे यह रकम इनाम के तौर पर दी जाएगी। उधर पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई थी, लेकिन खुशबू की कॉल डिटेल रिकॉर्ड से भी कोई खास सुराग नहीं मिला। ऐसा कोई नंबर सामने नहीं आया जिस पर वह घंटों बात करती हों या बार बार संपर्क करती हों। मोबाइल की आखिरी लोकेशन भी चांसद गांव के आसपास ही मिली थी, यानी उनका फोन गांव के अंदर ही बंद हुआ था और उनका शव भी उसी गांव के तालाब से बरामद हुआ था। इससे इतना तो साफ था कि इस पूरे अपराध की कड़ियां कहीं ना कहीं चांसद गांव से ही जुड़ी हुई थीं। तभी जांच अधिकारियों की नजर घटनास्थल से बरामद एक साड़ी पर गई। पहली नजर में वह किसी यूनिफॉर्म जैसी लग रही थी। जब इसके बारे में जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि इस तरह की साड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पहनती है। अब पुलिस ने एक नई संभावना पर काम शुरू किया। कहीं इस वारदात के पीछे किसी ऐसे परिवार का हाथ तो नहीं जिसका कोई सदस्य आंगनबाड़ी से जुड़ा हो। इसी शक के आधार पर पुलिस ने गांव की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से पूछताछ की, लेकिन जांच में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया जिससे किसी पर संदेह किया जा सके। यह सुराग भी बेकार साबित हुआ। अब पुलिस की नजर सीसीटीवी कैमरों पर गई। हालांकि जिस तालाब से शव मिला था वह गांव के बाहरी हिस्से में था। वहां चारों तरफ खेत, पेड़ पौधे और खुला इलाका था। उन्होंने तालाब तक आने वाले सभी रास्तों की जांच शुरू की। आसपास की दुकानों, गलियों और पास स्थित स्वामी नारायण मंदिर के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। फुटेज में कई लोग आते जाते दिखाई दिए, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति या कोई संदिग्ध गतिविधि नजर नहीं आई जो सीधे इस हत्या की ओर इशारा करती हो। इसी बीच पुलिस द्वारा घटनास्थल की जो तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक किए गए थे वे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे। यही वीडियो एक ऐसे परिवार तक भी पहुंचा जिसे देखते ही घर का मुखिया कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्न रह गया। आखिर उसने ऐसा क्या देखा था, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। उधर मीडिया भी इस हत्याकांड को लगातार कवर कर रही थी। रिपोर्टर पुलिस अधिकारियों से सवाल कर रहे थे और परिवार के लोगों से भी बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान खुशबू की मां हेमा जानी ने मीडिया को बताया कि पुलिस उनके दामाद कल्पेश को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। दरअसल खुशबू का शव मिलने के बाद पुलिस परिवार के हर उस व्यक्ति से पूछताछ कर रही थी जो उसके करीब था। अधिकारी रोज नए नए सवालों के साथ घर पहुंचते और पूरे घटनाक्रम को दोबारा समझने की कोशिश करते ताकि जांच के हर पहलू को अच्छी तरह समझा जा सके। लेकिन इसी दौरान पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी चाल चली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस समय तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा था।
कुछ सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोगों की गतिविधियां जरूर जांच के दायरे में आई थीं, लेकिन अभी किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचना बाकी था। तभी पुलिस ने मीडिया के सामने यह जानकारी दी कि उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति का सुराग मिला है। बताया गया कि वह स्वामी नारायण मंदिर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिया है। पुलिस फुटेज की बारीकी से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी तक पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि संदिग्ध कोई अनजान व्यक्ति नहीं, बल्कि खुशबू और उसके परिवार का जानकार है। यह खबर देखते ही देखते पूरे चांसद गांव में फैल गई। तारीख थी 16 दिसंबर 2019। उसी दिन स्वामीनारायण मंदिर के कुछ कर्मचारी पुलिस के पास एक नई शिकायत लेकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मंदिर के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग जिस डीवीआर में सेव होती थी, वह अचानक गायब हो गया है। सुबह जब कर्मचारी मंदिर पहुंचे तो डीवीआर अपनी जगह पर नहीं था। यह खबर सुनते ही पुलिस भी चौंक गई। कुछ समय पहले ही पुलिस ने मीडिया के सामने यह जानकारी दी थी कि मंदिर के सीसीटीवी फुटेज जांच के दायरे में हैं और उनमें एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया है। अब उसी मंदिर का डीवीआर चोरी हो जाना किसी संयोग जैसा नहीं लग रहा था। पुलिस को लगा कि शायद किसी ने सबूत मिटाने की कोशिश की है। तुरंत डीवीआर चोरी का अलग मामला दर्ज किया गया। तब तक इस केस में पादरा पुलिस के अलावा लोकल क्राइम ब्रांच और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी जांच में शामिल हो चुके थे। अब तीनों टीमें मिलकर संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रही थीं। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ मंदिर पहुंची। आसपास की दुकानों और रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली गई। डॉग स्क्वाड की मदद से जांच आगे बढ़ी। सूंघते सूंघते पुलिस का खोजी कुत्ता गांव की गलियों से होता हुआ एक घर के सामने जाकर रुक गया। यह घर जय व्यास का था। पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी ली तो वहीं से मंदिर का चोरी हुआ डीवीआर बरामद हो गया। डीवीआर उसके घर से मिलने के बाद पुलिस जय व्यास को तुरंत पूछताछ के लिए थाने ले गई। कड़ी पूछताछ के दौरान आखिरकार जय व्यास टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि खुशबू की हत्या उसी ने की है। इसके बाद उसने जो पूरी कहानी पुलिस को बताई, उसने सुनने वाले हर इंसान को झकझोर कर रख दिया। दरअसल जय व्यास का घर खुशबू जानी के घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर था। दोनों चांसद गांव के ही रहने वाले थे। दोनों परिवारों के बीच दूर की रिश्तेदारी भी थी। इतना ही नहीं, खुशबू हर साल रक्षाबंधन पर जय को राखी बांधती थी। यानी परिवार और समाज की नजर में दोनों भाई बहन जैसे ही माने जाते थे। जय व्यास वडोदरा के एक कॉलेज में पढ़ाई करता था। उसके पिता महेंद्र भाई व्यास एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, जबकि उसकी मां रक्षाबेन व्यास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थीं। अब एक बार फिर 11 दिसंबर 2019 की दोपहर पर लौटते हैं। कॉलेज से लौटने के बाद खुशबू कुछ देर घर पर थीं। इसके बाद वह अपनी बड़ी बहन तेजल के साथ बैंक गईं। बैंक का काम खत्म होने पर तेजल उन्हें वापस घर छोड़कर अपने ससुराल चली गईं। उस समय घर में खुशबू बिल्कुल अकेली थी। उधर जय व्यास के घर की स्थिति भी लगभग ऐसी ही थी। उसके पिता अपनी नौकरी पर जा चुके थे। दोपहर में जय अपनी मां को स्कूटी से आंगनबाड़ी केंद्र छोड़कर वापस घर लौटा। उस समय उसके घर पर भी कोई नहीं था। कुछ देर बाद जय ने फिर अपनी स्कूटी निकाली और सीधे खुशबू के घर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर जय ने खुशबू से कहा कि उसे अपनी किताबों पर कवर चढ़ाने हैं। यह काम उसे ठीक से नहीं आता, इसलिए उसने खुशबू से थोड़ी देर मदद करने का अनुरोध किया। खुशबू को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। आखिर वह उसे अपना भाई मानती थी। दोनों परिवारों के बीच पुराने रिश्ते थे। एक दूसरे के घर आना जाना भी लगा रहता था। इसलिए उन्होंने बिना किसी झिझक के सोचा कि आधे घंटे की ही तो बात है, भाई की मदद कर देती हूं। इसके बाद वह जय की स्कूटी पर बैठकर उसके घर चली गईं। यह घटना दोपहर करीब 1:15 से 1:30 बजे के बीच की थी। कुछ ही मिनटों में वे वहां पहुंच गए। घर के अंदर पहुंचते ही जय ने मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। उस वक्त तक खुशबू को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर में वह अपने भाई की मदद करने आई हैं, वहीं कुछ ही मिनटों में उनके साथ इतना बड़ा अपराध होने वाला है। अगले ही पल जय का असली चेहरा सामने आ गया। उसने खुशबू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। खुशबू यह देखकर पूरी तरह घबरा गई। उन्होंने तुरंत उसका विरोध किया और उसे समझाने की कोशिश की। बार बार उसे उस रिश्ते का एहसास दिलाया जिसे वह बचपन से निभाती आई थी।
उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूं, मेरा कोई सगा भाई नहीं है। हर रक्षाबंधन पर मैं तुम्हें ही राखी बांधती हूं। उन्हें भरोसा था कि शायद इतना सुनने के बाद जय रुक जाएगा, लेकिन उस पर हैवानियत इस कदर हावी हो चुकी थी कि उसने खुशबू की एक भी बात नहीं सुनी। जब खुशबू को समझ आ गया कि जय अब रुकने वाला नहीं है, तो उन्होंने पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाईं, उसके चंगुल से निकलकर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जय ने उनका रास्ता रोक लिया। दोनों के बीच काफी देर तक संघर्ष होता रहा। जब जय को लगा कि वह खुशबू पर काबू नहीं पा रहा है, तो उसने पास में रखी एक भारी वस्तु उठाकर उनके सिर पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने के बावजूद खुशबू ने हार नहीं मानी। वह किसी तरह उठी और सीढ़ियों से ऊपर बने बाथरूम की तरफ भागी। अंदर पहुंचते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन जय भी उनके पीछे पीछे ऊपर पहुंच गया। बाथरूम की अंदर वाली कुंडी ज्यादा मजबूत नहीं थी। उसने लगातार जोर से धक्के मारे और कुछ ही कोशिशों में कुंडी टूट गई। इसके बाद वह घर में रखी कुल्हाड़ी लेकर बाथरूम के अंदर पहुंच गया। अब उसे यह एहसास हो चुका था कि अगर खुशबू किसी तरह जिंदा बच गई तो उसकी पूरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। बाथरूम के अंदर भी खुशबू ने आखिरी दम तक खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह पहले से गंभीर रूप से घायल थी। आखिरकार जय ने कुल्हाड़ी से उनकी गर्दन पर वार कर दिया। इसके बाद जय ने सबूत मिटाने की कोशिश शुरू कर दी। उसने घर में मौजूद कंबल, प्लास्टिक की तिरपाल, काले रंग की शर्ट, अपनी मां की आंगनबाड़ी वाली साड़ी और रस्सी से शव को लपेट दिया। लेकिन शव का वजन ज्यादा होने की वजह से वह उसे अकेले स्कूटी पर नहीं रख पा रहा था। इसी दौरान पड़ोस के घर में कुछ मजदूर काम कर रहे थे। जय ने उनमें से एक मजदूर को बुलाया। जब मजदूर ने पूछा कि पैकेट में क्या है, तो जय ने कहा कि इसमें घर का पुराना मलबा है जिसे वह फेंकने जा रहा है। मजदूर को उसकी बात पर शक नहीं हुआ और उसने पैकेट स्कूटी पर रखवा दिया। दोपहर करीब 2 बजे जय शव को स्कूटी पर लेकर घर से निकल गया। रास्ते में उसने घटना से जुड़े कुछ सामान अलग अलग जगह फेंक दिए। इसके बाद घर लौटकर उसने वहां मौजूद निशान मिटाने की कोशिश की, ताकि उसके माता पिता के आने तक सब कुछ सामान्य दिखाई दे। उधर गांव वालों ने आरोपी तक पहुंचने वाली सूचना देने के लिए जो इनाम की रकम इकट्ठा की थी, उसमें जय के परिवार ने भी अपना योगदान दिया था। इतना ही नहीं, उसके माता पिता कई बार खुशबू के घर पहुंचे और उसकी मां व बड़ी बहन को ढांढस बंधाते रहे। दरअसल पुलिस द्वारा तालाब से बरामद सामान का जो वीडियो लोगों से पहचान कराने के लिए सोशल मीडिया पर जारी किया गया था, वही वीडियो जय के पिता महेंद्र व्यास के मोबाइल पर भी पहुंचा था। वीडियो में दिखाई दे रहे कंबल को देखते ही उन्हें एहसास हो गया कि यह उनके ही घर का कंबल है। घर पहुंचकर जब उन्होंने उसे ढूंढा और वह नहीं मिला, तो उन्होंने जय से सवाल किए। पूछताछ के दौरान जय ने अपने माता पिता के सामने पूरी घटना कबूल कर ली। इसके बावजूद उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी और बेटे को बचाने की कोशिश में उसके साथ खड़े रहे। इसके बाद घर के बाथरूम का टूटा हुआ हैंडल बदलवा दिया गया। पूरे घर की दोबारा सफाई कराई गई। जिन जगहों पर किसी तरह के निशान होने की संभावना थी, वहां पुट्टी और पेंट तक करा दिया गया, ताकि जांच के दौरान कोई सबूत हाथ न लग सके। लेकिन यह सब ज्यादा दिन तक छिप नहीं सका। आखिरकार 17 दिसंबर 2019 को पुलिस ने जय व्यास के साथ उसके माता पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। जय पर खुशबू की हत्या का आरोप लगाया गया, जबकि उसके माता पिता पर सबूत मिटाने और आरोपी की मदद करने के आरोप दर्ज किए गए। फिलहाल इस मामले में अदालत का अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। जय व्यास न्यायिक हिरासत में जेल में है, जबकि उसके माता पिता को जमानत मिल चुकी है। अब सभी की नजर अदालत के अंतिम फैसले पर टिकी है। इस पूरे मामले में सबसे दुखद बात सिर्फ खुशबू की हत्या नहीं थी। सबसे दुखद बात यह थी कि जिस लड़की ने बचपन से जय को अपना भाई माना, उसी ने उसके भरोसे को सबसे बेरहमी से तोड़ दिया। सभी से भी हमारी एक छोटी सी अपील है, अपने बच्चों को सिर्फ अच्छे संस्कार ही नहीं, बल्कि यह भी सिखाइए कि कोई भी रिश्ता आंख बंद करके भरोसा करने की गारंटी नहीं होता। साथ ही यदि कभी आपके सामने किसी अपराध की जानकारी आए, तो उसे छिपाने के बजाय कानून का साथ दें।
आपकी एक सही जानकारी किसी बेगुनाह को न्याय दिला सकती है और किसी दूसरे परिवार को ऐसी त्रासदी से बचा सकती है। जय हिंद।